नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। वेस्टर्न यूपी में पहले चरण का मतदान हो रहा है और अगर कहा जाए 1 बजे तक मत प्रतिशत 35% के आसपास है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विष्णु शंकर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस इतना परसेंटेज जिसको कहा जा रहा है कि लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है। विष्णु जी, अगर आप कुछ इस पर प्रकाश डालें। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी 1 बजे की जो फिगर्स आई हैं उसमें 35% मतदान तो एवरेज बता रहे हैं, लेकिन खुर्जा, शिकारपुर, माठ जो मथुरा के पास है, गोवर्धन, गढ़मुक्तेश्वर, इन सभी हलकों में 38% से ज्यादा, बल्कि माठ में और गढ़मुक्तेश्वर में तो 39% के लगभग मतदान हो चुका है। माने समझिए कि लगभग 40% मतदान जो है ऑलरेडी पहले राउंड में यूपी में, वेस्टर्न यूपी में पड़ चुका है। ऐसा तभी होता है जब जनता ये फैसला कर चुकी है कि किसी एक पार्टी को जिताना है या किसी एक पार्टी को हराना है। नहीं, ये तो देखा जाता है कि जब जनता में भारी उत्साह होता है तो जो रूलिंग पार्टी होती है, अक्सर ऐसा माना जाता है कि उसके खिलाफ मतदान हो रहा है। पर कई बार ये बातें गलत भी साबित होती है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो कहा यह जाता है, जो कि सच्चाई भी है, कि कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर इनके भारी संख्या में बाहर निकल करके आते हैं। लेकिन मैं अगर वेस्टर्न यूपी की बात करूं, खासतौर पर जहां पर पिछली बार 58 में से 53 सीट बीजेपी जीती और कहा जाए दूसरी पार्टी को बिल्कुल हाशिए पे धकेल दिया, लेकिन इस बार एसपी और आरएलडी का अलायंस माना यह जा रहा है कि जो 2013 के बाद जो इन दोनों पार्टी की स्थिति खराब हुई थी, 91%, 91% जाटों ने पिछले चुनाव में 2019 में बीजेपी को दिया था। लेकिन ये दोनों अलायंस बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर रहा है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, खास तौर पर तब जब अगर पिछले चुनाव की बात करें तो उप विजेता के तौर पर मायावती की पार्टी रही थी 24 सीटों पर। तो क्या मायावती की पार्टी का प्रेजेंस वेस्टर्न यूपी में आपको दिखाई नहीं दे रहा है और अचानक एसपी और आरएलडी का कॉम्बिनेशन बीजेपी पे भारी पड़ता नजर आ रहा है? अभी तक जैसा माहौल दिखाई दिया है उसमें देखिए 2-3 चीजें जो है ध्यान देने योग्य है। ये जो चुनाव है वो कोरोना काल में हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा असाधारण चुनाव है। इसमें कैंपेनिंग वगैरह में काफी बंदिशें रही हैं, ठीक से प्रचार में काफी गुंजाइश रह गई है। आज जाकर के आप देखिए बहुत दिनों के बाद प्रधानमंत्री रैली वगैरह को संबोधित कर रहे हैं। उनका भी जो है ज्यादातर कार्यक्रम अभी तक वर्चुअली रहा है। उससे सभी पार्टियों को अपना संदेश जनता तक पहुंचाने में कठिनाई हुई है। लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से परिस्थितियां बनी, उससे ऐसा माना जाता है कि बहुत से लोगों में नाराजगी रही है। दूसरी बात, जो किसान कानून के ऊपर आंदोलन हुआ उसको लेकर के भी वो जब 1 साल तक खिंच गया, उसके बाद जब सरकार ने ये कहकर कि जरूर हमारी मैसेजिंग में कोई परेशानी रही होगी, उसको वापस लिया, इसका भी एक संदेश किया है। इन सब चीजों को देखते हुए लोगों का मानना ये है कि हाँ, लोगों में शायद थोड़ा असंतोष है, जिसकी भरपाई सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एसपी और आरएलडी को इस वाले चक्र में और दूसरे चक्र में भी संभवतः जहाँ पर जाट बहुतायत में है, मुसलमान और दलित वोटर, शेड्यूल कास्ट के वोटर्स बहुतायत में हैं, उनको थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है। होगा क्या कि हमें 10 मार्च को पता चलेगा। पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये पीएम ने आज भी सहारनपुर में ये बातें दोहराई है कि डबल इंजन सरकार का फायदा क्या होता है। उन्होंने 3-4 बातें प्रमुख तौर पर दोहराया है। पहला ये कि किसानों के बैंक में सीधा पैसा जाना। दूसरा, उन्होंने इस बात को भी दोहराया है कि 5 लाख रुपए इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में आप इलाज करा सकते हैं अगर डबल इंजन की सरकार रही। और साथ ही साथ जो बीजेपी का कोर नारा है, स्लोगन है, भय मुक्त समाज, जो कि अगर आप इसको कैराना से जोड़ सकते हैं कि जिसके दम पर पिछले बार बीजेपी ने कहा कि कैसे मास एक्सोडस हुआ है, पलायन हुआ है, जो कि बीजेपी की सरकार ही रोक सकती है। और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी पार्टी की सरकार जो बाहुबली है उनको महल में भेजती है और योगी जी सीधा जेल में भेजते हैं। तो आपको लगता है इन तमाम बातों का प्रभाव वापस उसी तरीके से होगा जैसा पिछली दफा हुआ था? देखिए, पिछली बार जब हुआ था, पिछले दोनों इलेक्शन जो हुए थे 2014 में, 2019 में लोकसभा का और 2017 में विधानसभा का चुनाव,
उसमें परिस्थितियां ऐसी थी कि बीजेपी ने पूरी तरीके से स्वीप किया था। उसमें वोटों ने ये नहीं सोचा कि ऑपोजिशन में कौन है या बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ कौन खड़ा है, सबने कमल का बटन दबाया था। इस बार जैसा मैंने अभी आपको बताया, परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है। इसलिए जहां समाजवादी पार्टी और आरएलडी कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से असफल रही है, वहीं जैसा आपने निकलत बताया, प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर यूपी को उज्जवल भविष्य चाहिए तो बीजेपी की सरकार वहां फिर से बनना अत्यावश्यक है। अपनी अपनी बात है, वोटर सबकी बात सुन रहा है और फैसला करेगा। ये जरूर है कि जिस तरह का उत्साह दिख रहा है उसमें किसी एक की बात जो है लोगों के घर कर गई है। क्या होगी ये भविष्य में पता चलेगा। 9 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है। उसमें प्रमुख मंत्री की बात की जाए तो श्रीकांत शर्मा है, सुरेश राणा है, इस तरह के मंत्री हैं, कपिल देव अग्रवाल हैं, जिनके भाग्य का फैसला होना है। लेकिन अगर मैं मथुरा की बात करूं तो वहां से ये बात सामने आ रही है कि वहां मत प्रतिशत काफी कम है। आपको क्या समझ में आता है कि जहां इतने कद्दावर मंत्री हों उनके इलाके में ही मत प्रतिशत के कम होने का मतलब क्या है? साफ है मतलब कि वहां पर वोटरों में उत्साह नहीं है उतना। ऐसा तभी होता है जब वोटरों में असंतोष होता है। मथुरा जिले में श्रीकांत शर्मा जो मंत्री जी हैं और वहां से खड़े हैं, उनकी अकेली सीट है जहां पर ब्राह्मण और बनिया वोटर ज्यादा है। उन लोगों का बाहर निकल के वोट नहीं करना, ये बात निश्चित रूप से श्रीकांत शर्मा के लिए चिंता की बात है। वैसे अभी फिलहाल जल्दी भी है क्योंकि हम जिस प्रतिशत की बात कर रहे हैं वो 1 बजे तक का है। बहुत सारे वोटर्स खास करके अर्बन इलाके में आफ्टरनून के बाद ही बाहर बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर इतने मजबूत है कि आप देखेंगे कि सेकंड हाफ में जो वोटर आ रहे हैं उनकी संख्या इससे भी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए सेकंड हाफ में वोटर्स का जो परसेंटेज है वो बहुत ऊपर जाने की उम्मीद की जा रही है। अब मैं 25 सीट की बात करूंगा, इस 58 में भी 25 सीट, क्योंकि आप आंकड़ों की बात करते रहे, मैं आपका प्रोग्राम भी देखता रहा हूं विष्णु जी। मैं ये समझना चाहूंगा कि 25 सीटों पे सीधा जाट डिसाइड करेगा क्योंकि उसकी आबादी 30 से 35% है। तो आपको ये लगता है कि इस बार की कहानी जो है पिछले बार की कहानी से बिल्कुल उलट होगा या कुछ चेंज हो सकता है, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा? क्योंकि माना यह जा रहा है कि टिकैत फैक्टर बहुत ज्यादा काम करने जा रहा है और ये जो एग्रेरियन सोसाइटी है, जो किसान है, वो एंटी बीजेपी ही वोट करने वाली है। इस बात को प्रमुख तौर पर एसपी और आरएलडी का कॉम्बिनेशन इसको प्रमुखता से उभार रहा है। बिल्कुल, एसपी और आरएलडी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसानों में संतोष है, जाट और मुसलमान इस बार मिलकर के वोट देंगे और उसका नतीजा एक ही होगा कि बीजेपी एक बार उन क्षेत्रों में हार सकते हैं जहां पर जाट और मुसलमान एक साथ मिलकर के वोट करते हैं, तो समीकरण बदल जाएगा। लेकिन सब जगह ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। देखिए, इसमें एक फर्क होता है, जो गन्ना उगाने वाला किसान है उसमें संतोष है, उसका ये कहना है कि उसको मुआवजा वगैरह पैसा ठीक समय पर नहीं मिला है। हालांकि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ बार बार कहते रहे हैं कि जितना पैसा उन्होंने किसानों को, गन्ना किसानों को दिया है, उतना किसी सरकार ने पहले नहीं दिया था। दूसरी तरफ आलू बोने वाला किसान है जो मथुरा बेल्ट में आता है, उसका नजरिया थोड़ा सा अलग है। तो ऐसा है, कह सकते हैं कि किसानों में भी थोड़ा बहुत मतभेद है कि कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर है। लेकिन ये जरूर है कि पश्चिम यूपी में जो टिकैत बेल्ट जिसको बोलते हैं, शामली, बुढ़ाना वगैरह, वहां पर निश्चित तौर पर पहले वो लोग सामने आके नहीं बोल रहे थे, लेकिन दिनों आपने देखा होगा वो लगातार एसपी और आरएलडी के जो प्रत्याशी थे उनकी तरफ समर्थन करते हुए नजर आए। तो वहाँ की कहानी तो लगभग साफ है कि वहाँ पर वोट जो पड़ेगा संभवतः वह आरएलडी एसपी को पड़ेगा। मुझे तो एक छपरौली विधानसभा का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा क्योंकि वहां से आरएलडी के विधायक जीते थे और 1 साल के बाद उन्होंने स्विच ओवर कर लिया था सहेंद्र से। अब इस बार देखना होगा कि क्या वो बीजेपी की टिकट पर जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि जो माना जा रहा था कि 2019 के चुनाव तक जो जाट मतदाता पूरी तरह से बीजेपी की तरफ हो चुके हैं आंख बंद करके, अब ये देखना होगा कि इस बार वो बीजेपी गए हैं तो उन्हें जीत हासिल होती है या हार। आप कुछ इस विधानसभा पर कुछ कहेंगे? खासतौर पर कैराना, छपरौली, मथुरा और लोनी,
यहाँ पर जबरदस्त टक्कर माना जा रहा है, क्योंकि कैराना आपको मालूम है हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह चुनाव लड़ रही है वहां पर, और दूसरी तरफ नाहिद हसन जिन पे कई तरह के इल्जाम है और वो जेल में है। अगर लोनी की बात करें तो 4 बार के एमएलए मदन भैया है और नंद किशोर गुर्जर है। तो ये ऐसे दिग्गज नेता हैं अपने इलाके के, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, दिग्गज नेता जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सभी जगहों पर मुद्दों पर बात होनी चाहिए और मुद्दे ही काम करते हैं। कैराना में इस बार पलायन का जो मुद्दा है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, ये बात साफ दिखाई दे रही है। मतदाता जो भी चाहेंगे वो उसका फैसला कर सकते हैं। मथुरा के बारे में भी हमने बात की, वहां पर दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी को का जो प्रत्याशी है उसके समर्थन वाले मतदाता अभी तक कम निकल के आए। हो सकता है दोपहर के बाद स्थिति बदल जाए। इसी तरीके से बाकी जो भी इलाके वेस्टर्न यूपी जिनका आपने नाम लिया, उनमें इस समय जो लगता है बीजेपी का मोबिलाइजेशन है संभवतः थोड़ा हल्का होगा, लेकिन उनकी जमीन पर जो उनका पूरी तैयारी है समर्थन की वोटों की, वो हमें शायद दूसरे पहर में देखने को मिल सकती है। मेरा अंतिम सवाल ये होगा कि वोटिंग परसेंटेज का जो ट्रेंड है, आपको क्या लगता है कि मतदान खत्म होते तक ये परसेंटेज किस हद तक पहुंचे? बहुत ऊंचा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये समझता हूँ कि 70% से भी ऊपर मतदान हम लोग इस फेज में उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। जाहिर तौर पर, और जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज ट्रेंड है माना जा रहा है, तो 70% के आसपास लोग मतदान करेंगे। इसके दोनों मतलब है, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि जनता में भारी उत्साह है और जनता व्यापक पैमाने पर बाहर आ रही है, मतदान में हिस्सा ले रही है। तो फिलहाल TV9 फेसबुक लाइव पर इतना ही। आप पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।